हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए आईटीआर को फाइल करेंगे। आईटीआर 1 हम फाइल करने वाले हैं सैलरी पर्सन के लिए। मेरा खुद का आईटीआर मैं फाइल करूंगा। यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। पहले नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सिलेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर आएगा 2022-23, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया असेसमेंट ईयर, और नीचे बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑनलाइन रिकमेंडेड पर हमको क्लिक करना है और उसके बाद ये बटन इनेबल होगा, ये कंटिन्यू वाला, यहाँ पर क्लिक करके आपको फॉरवर्ड करना है। अगर आपने पहले फाइल किया है तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। ठीक है, बहुत बार आपको रिज्यूम फाइलिंग भी दिखाई देता है और बहुत बार आपको सिर्फ स्टार्ट न्यू फाइलिंग भी दिखाई देता है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है और बीच में आपने छोड़ दिया तो आप रिज्यूम पर क्लिक करके फॉरवर्ड आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम फाइल करेंगे। अगली स्टेज आती है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के लिए आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा आप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप विदेशी नागरिक हैं और भारत में रहकर आपने कोई अलाउंसेस या फिर सैलरी पाई है तो आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। हमारे केस में इंडिविजुअल ही है तो मैं इंडिविजुअल को क्लिक रहते हुए ही आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आती है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको आईटीआर सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही इस प्रोसीड पर क्लिक करना है। आईटीआर 1 जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, आईटीआर 1 के साथ हम प्रोसीड करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 यहाँ पर आ गया है। यहीं पर क्लिक करके हम फिर से आगे जाते हैं और अब यहाँ से आपकी सही यात्रा शुरू होती है। फिर यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन चीज़ें आपको दिखती है, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है और उसके बाद एक ये चीज़ है। ये क्या है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आपकी इनकम टैक्स जो स्लैब गवर्नमेंट ने बना रखा है उस स्लैब से ऊपर है, यानी कि टोटल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, इसके ऊपर है, यानी कि 5 लाख के ऊपर है, तो आपको इस पहले वाले रेडियो बटन पर क्लिक करना होता है। अगर आपने साल के दौरान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए हैं, आपको लॉटरी मिली है 1 करोड़ रुपए की, या फिर आपने 2 लाख रुपए किसी ट्रैवल पर यानी कि विदेशी यात्रा पर खर्च किए हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा इनकम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इस दूसरे वाले रेडियो बटन पर क्लिक करना होता है। अन्यथा मेरे जैसे अगर आप हैं, आप सैलरी पे डिपेंड है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले बटन पर और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ और आगे दूसरे पेज पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो चीज़ आपको यहाँ पर पॉपअप होती हैं, यहाँ पर आप या तो इस पे ओके करें या फिर इसे क्लोज़ कर दें। ठीक है, मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, समझने वाली चीज़ है। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज फ़िलहाल इनेबल है, ठीक है, उसके बाद में दूसरी डिसेबल है और तीसरी भी डिसेबल है। पहली स्टेज में क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम है, उसके बाद टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है और टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी अकाउंट की डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है और उसे टैली करना होता है। अकाउंट नंबर भी वेरीफाई इसी में होता है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में, यानी कि आप अपने फॉर्म 16 की मदद से आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि साल में आपने कितने रुपए कमाए हैं, कमाए मतलब आपको आपके डिपार्टमेंट के द्वारा कितने रुपए का जो पैकेज है सैलरी का वो दिया है, वो आपका इसमें जाएगा। तीसरे नंबर टैब में आपने कितना खर्चा किया है, डिडक्शंस, यानी कि साल के दौरान अगर आपने 10 लाख रुपए तनख्वाह पाई है तो 10 लाख में से ऐसी राशि कौन सी है और कितनी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स नहीं लगाया जाता है या फिर टैक्स छूट है, वो अमाउंट आपको इसमें डालना होता है। और उसके बाद टैक्स पेड में आपका फॉर्म नंबर 16 के साथ कैलकुलेट होता है कि फॉर्म नंबर 16 में आपको कितना टैक्स आपने पे किया है, वो टैक्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। और लास्ट में ये है कि टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, अगर आपने टैक्स नहीं दिया है, आपके डिपार्टमेंट ने, अपने एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा है आपका और आप एक टैक्स पेयर हैं, आपका टैक्स बनता है देना, तो
आपको यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ में यहाँ पर ज़ीरो की जगह अमाउंट दिखाई देगा जितना रुपए आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, ज़्यादातर मामले में अगर आपने टैक्स दिया है, पहले ही दिया है, एडवांस में आपका टैक्स कट चुका है, या फिर साथ साथ में हर महीने में सैलरी के साथ साथ आपका टैक्स कटता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ज़रूर कुछ ऐसा रिफंड बने। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर आपने पहले टैक्स पे किया है तो यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ पर अगर 1 रुपया भी आता है तो आपको वो 1 रुपया पहले चुकाना होगा, उसके बाद आपको जो भी है आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए अगर आपने टैक्स पे किया है पहले तो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बताई है। एक एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। जब ये 5 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो दूसरा बटन है, दूसरी स्टेज है, ये ओपन होगी। जब ये दूसरी स्टेज इस तरह से डार्क हो जाएगी, उसके बाद ये तीसरी स्टेज ओपन होगी, और तीनों स्टेज जब डार्क हो जाएगी उसके बाद आपको आपके आईटीआर को वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके पहले इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहले आपको आपकी जो आपका नाम है, आपका मिडल नेम है, लास्ट नेम है, पैन नंबर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब आता है। आपका एड्रेस पैन नंबर से फीच होके आता है। मोबाइल नंबर पहले से आपका दिया है। आपका ईमेल एड्रेस पहले से ही है। आप जिस भी गवर्नमेंट के या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है वो भी यहाँ पर आता है। कौन सा आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं 139(1) ये भी आता है। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको पहले बताना होगा कि आप यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगा इस तरह से, जैसे कि पहले ये इनेबल था, अब ये इनेबल हो गया है। ठीक है, रिवाइज़ करने का मतलब आपने पहले 139(1) के तहत आपका फ्रेश आईटीआर फाइल किया है, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, उसके बाद आप दोबारा से 139(1) के तहत नहीं जा सकते हैं। आपको इसके तहत आईटीआर को फाइल करना होता है दोबारा से। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो बटन है ये इनेबल होना चाहिए। ये कभी कभी डिसेबल भी होता है। इस तरह से मैं अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये डिसेबल भी होता है। ये बटन इनेबल ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे जो लोग हैं आपको बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं तो नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर आपको कोई नोटिस मिलता है तो उस नोटिस के तहत यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको चेंजेस करना होता है। फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो ये नो ही रहना चाहिए। न्यू टैक्स रिजिम का मतलब ये है कि नई जो टैक्स रिजिम है उसमें क्या है कि एक फिक्स रिबेट मिलेगी आपको। उसके ऊपर आपने जितना भी डिडक्शंस आपका है उसके ऊपर कोई भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपका रिफ़ंड नहीं होगा। उसके ऊपर एक फ़िक्स अमाउंट होती है, उसके ऊपर आपको रिफ़ंड नहीं होता है अगर यहाँ पर आप येस पर क्लिक करते हैं तो। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग नो पर ही क्लिक करते हैं क्योंकि उनको नई टैक्स रिजिम पसंद नहीं है। नो का मतलब आप नई टैक्स रिजिम के साथ नहीं जा रहे हैं, आपको ओल्ड टैक्स रिजिम है। ओल्ड टैक्स रिजिम के मतलब ये है कि आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो, अगर आपका डिडक्शंस ज़्यादा है और एक लिमिटेड डिडक्शंस होता है उस तो वहीं तक छूट मिलती है, उसके ऊपर नहीं मिलती है। अगर आपका रिडक्शंस में आपका पूरा के पूरा टैक्स रिफंड हो रहा है तो बहुत सारे लोग नो के साथ ही जाते हैं, तो हम लोग भी उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को। और एक बार आप देखेंगे इसे तो ज़रूर आप अपना आईटीआर खुद से फाइल कर पाएंगे। और जो एजेंट को हम लोग फीस देते हैं वो फीस आपकी बचेगी और आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भी आईटीआर डिपार्टमेंट में चली जाएगी। यहाँ पर आपका अकाउंट है और उसके बाद आपका ये और दूसरा अकाउंट है। जितने भी आपने अकाउंट ऐड किए हैं ये सारे अकाउंट आपको दिखते हैं। यहाँ पर इस बटन पर ध्यान रखिएगा, ये बटन इनेबल होना चाहिए। इनेबल का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो वैलिडेट है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है इस तरह से, ये देखिए वैलिडेट नहीं है तो ये डिसेबल बटन है। और यहाँ पर जो पहले वाला बटन है वो इनेबल दिख रहा है और दूसरे नंबर में डिसेबल दिख रहा है। यानी कि मेरा जो पहला वाला अकाउंट है मैंने वैलिडेट किया है और इस वैलिडेट के साथ ही जब मेरा रिफंड होगा तो इसी अकाउंट में चला जाएगा। बहुत सारे लोग जब आईटीआर को फाइल करते हैं तो अकाउंट में पैसा नहीं आता है। रिफ़ंड इशू होने के बाद में भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, चेक करिए आपका आईएफएससी कोड सही है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीज़ें चेक करनी है तो ये 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू बैंक अकाउंट आ गया है, एडिट बैंक अकाउंट आ गया है, डिलीट बैंक अकाउंट आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और आगे
चलेंगे हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पहली टैब हमारी कंप्लीट फिल हो गई है, इसके बारे में मैंने बताया था। ये फिलअप हो जाएगी तो ये इनेबल होगी, ये दोनों दो फिलअप हो जाएगी तो 3 इनेबल होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चली गई है। अब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो इनेबल हो गया है। अब मैं इस टैब पर क्लिक करके अपनी जो फॉर्म 16 में इन्फॉर्मेशन है वो मैच करते हुए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी आपको आपका फॉर्म 16 आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कुछ ये क्वेश्चन आंसर हैं। बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू जाना पसंद नहीं है और इनको क्या है कि समझ में भी नहीं आता है। ठीक, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस जो हैं स्किप कर पाएंगे और आप अपने आईटीआर को अच्छे से फाइल कर पाएंगे। आगे आने वाले पॉपअप को आप एस पर क्लिक करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस आंसर का जो लफड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे फाइल करते हुए आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर एस पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो आगे आपको ये एडिट नाम की एक टैब दिखती है, वहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे आप अपने आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। फॉर्म नंबर 16 को अपने पास रखिएगा। देखिए सेक्शन 17(1) सबसे पहली जो लाइन है, जब आप आईटीआर में आपके इनकम की डिटेल डालते हैं तो सबसे पहले आपको 17(1) में आपका डेटा डालना पड़ता है। 17(1) में फॉर्म 16 में देखिएगा कॉलम नंबर 1 के ए नंबर टैब में आपको दिखता है आपकी जितनी भी सालाना आय है वो सारी की सारी आय वहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो भी आय है उसे इस तरह से काट दीजिएगा और जो कमाई आपकी पूरे साल की है वो लिख दीजिएगा 768,120 768,120। ये मेरी पूरे साल की आय है, मैंने आय डाल दी है। और अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो इस पर खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इंडिया तो दिखेगा नहीं, आपको कहीं पर भी आपको यहाँ पर इंडिया दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये टैब आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस टैब को यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके इसे हम डिलीट कर देंगे और ये टैब चली जाएगी। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब आती है एग्ज़ाम अलाउंसेस। ठीक है, फॉर्म 16 को अपने वॉच में रखिए। यहाँ पर सेक्शन 10 में एग्जाम अलाउंसेस आपको दिखा देते हैं और 2 नंबर कॉलम के एक सब कॉलम आता है, ई के आगे एफ आता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे जो अलाउंसेस हैं हमारी, जो यहाँ पर हमने जो अपनी सैलरी ऐड की है 17(1) में, उसमें वो अलाउंसेस जुड़े हुए हैं। अब वो अलाउंसेस हम इस टैब में डालेंगे, इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और ऐड अनदर पर क्लिक करके और भी अगर आपके अलाउंसेस है तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे तो ये सारे के सारे अलाउंसेस इस वाले अमाउंट से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है लेकिन आपको वो मिलते हैं। तो ग्रॉस इनकम में वो जाने के कारण आपको ग्रॉस इनकम से उनको कम करना होता है, इसलिए वो आपको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस नाम की जो टैब है यहाँ से उन्हें आपको हटाना होता है डाल करके। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जो अलाउंस अगर आपको पता है कौन सा अलाउंस है तो आप अलाउंस डाल दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो एनी अदर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अलाउंस का नाम, ये मैंने अलाउंस का नाम डाल दिया है, SCA नाम का अलाउंस है और यहाँ पर पैसे डालेंगे 15,600। ठीक है, ये मैंने डाले हैं 15,600। अब यहाँ पर ये आ गए हैं, ये जो लाल पीले जैसे ये अक्षर लिख के आते हैं इनके ऊपर मत जाइए, आप अपना काम करते रहिए। उसके बाद मैं फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करके मेरे जो फॉर्म 16 में है वो 3 प्रकार के अलाउंसेस है जिनके ऊपर एग्जाम्पशंस है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह से आप ऐड करते रहिए और अपने जो अलाउंसेस जितने आपको मिले हैं वो अलाउंसेस यहाँ पर डालते रहिए। अगर आपको अलाउंस कौन से नियम के अंतर्गत आता है अगर ये नहीं पता है तो सिंपली, मुझे पता है लेकिन मैं आपके लिए ये भर रहा हूँ, इस तरह से डालेंगे। ये आपको ये रेड जैसे दिखता है ना, यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर मत जाइए, ये लिख रहा कहता है कि प्लीज़ इंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो ये अपने आपको वार्निंग देता है। यहाँ पर बाहर अगर एम्प्टी स्पेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारा जो लिखा हुआ है वो हट जाता है। फिर अगर आपको तीसरा अलाउंस फिर है आपके पास में तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, फिर से वहाँ पर अलाउंसेस का नाम लिखेंगे कौन से नेचर का अलाउंसेस है। फिर से अगर आपको नहीं पता है तो एनी अदर पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में अलाउंस का नाम लिखेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं
तो उनको CEA मिलता है। CEA आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का यानी कि तकरीबन 1200 रुपये ही छूट मिलता है। ठीक है, तो ये 1200 रुपये भी हमने ऐड किए हैं। अब ये सारी की सारी जो अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई है। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आप जूम करके देखिएगा। ये पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पर आ गई है 27,880 रुपये। ये फॉर्म 16 के साथ मैच होना चाहिए और मैच होती भी है। ये सारी अमाउंट जो है, ये जो आपकी जो पहली जो टैब थी ये 17(1) है ना, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इसमें से माइनस हो जाएगी वो। ठीक है, फिर जो पैसा बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमको भरना बाकी है। अगर आपके पास और भी कोई अलाउंसेस है जो जिसके ऊपर एग्जाम्पशंस हैं, तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मेरा 7,68,000 से माइनस होके पैसा बचा है इतना। अब मुझे इतने रुपए पे टैक्स देना है, लेकिन अभी मेरा डिडक्शंस भी बाकी है। मैंने साल में इतनी तनख्वाह पाई है, लेकिन मैंने कुछ खर्चे भी किए हैं। वो कौन से खर्चे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में छूट है, वो खर्चे मुझे गवर्नमेंट को बताने होंगे, दिखाने होंगे, तब जाके वो टैक्स में छूट मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है आगे। 7,40,000 में से ये 50,000 भी माइनस हो जाएंगे तो आपको 6,90,000 बचते हैं। टैक्स जब लगता है तो वो 5 लाख रुपए से ऊपर, अगर आपका 1 रुपया भी बनता है तो उस 1 रुपये के ऊपर भी टैक्स लगता है। फिर जितनी भी अमाउंट आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर बनती है उस पर सब पे टैक्स लगेगा। फिलहाल यहाँ पर 690 के हिसाब से 6,90,240 के हिसाब से अगर आप 5 लाख छोड़ दीजिएगा तो 1,90,240 यानी कि तकरीबन 2 लाख के ऊपर मुझे टैक्स लग रहा है। लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि और ऐसे कौन से खर्चे हैं जो डालने के बाद मैं इन 2 लाख रुपए को भी एक रिबेट में ला सकता हूँ। ठीक है, यानी कि छूट में ला सकता हूँ। यहाँ पर फाइनली आप सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज का काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर इस पेज पर सेव करने के बाद फिर से एक बार आई थिंक वापस आना होगा, क्योंकि मैंने जो हाउसिंग लोन जो लिया है वो कॉलम मुझे दिखा नहीं है, तो मुझे एक बार शायद वापस जाना होगा। अगर आपको भी इस तरह से नहीं दिखता है तो आप भी वापस जाएंगे। बैक टू समरी पर क्लिक कर लेता हूं और वापस चला जाता हूं। तो यहां पर ग्रॉस टोटल पर इनकम अगर पर क्लिक कर लेता हूं तो देखता हूं अगर यहां पर दिखेगा, यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया है। और यहाँ पर ऐड, और ये देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास होम लोन आपने लिया है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आपने कितना इंटरेस्ट दिया है साल में बैंक को, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि होम लोन मैंने लिया है तो जाहिर सी बात है अपना ही घर बनाया होगा, तो उस घर में हम खुद रह भी रहे होंगे या फिर आपके माता पिता रहते होंगे। तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, इसका मतलब ये है कि आपने जो उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आप जिस साल का टैक्स जो ITR फाइल कर रहे हैं उस साल के दौरान आपने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है 62,000, मतलब 62,632। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर डालना है। जितना इंटरेस्ट आपने दिया है वो अमाउंट आपको इस कॉलम में डालना है। 62,632 इतना इंटरेस्ट मैंने साल के दौरान दिया है। मैंने यहाँ पर उस इंटरेस्ट को ऐड किया है। अब जो 6,90,000 बचे थे उसमें से ये पैसा भी माइनस हो जाएगा। ऐड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए माइनस यहाँ पर होके आया है और यहाँ पर दिख रहा है, ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है होम लोन का, बैंक से ऑनलाइन मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसे वीडियोस है, कहीं ना कहीं आपको वीडियोस मिलेगी हाउ टू फाइंड होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आप डालेंगे हमारे चैनल पर जाके तो आपको ज़रूर वहाँ पर वो मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम बन के आ रहा है। ये 62,000 भी यहाँ पर माइनस हो गए हैं। और यहाँ पर अब मेरा इंटरेस्ट ये मेरा जो 6,28,536 रुपये। अब इसमें से भी मुझे डिडक्शंस देने हैं, यानी कि मेरी LIC भी होगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी होगी, घर का किराया भी होगा, और मदर फादर के इलाज के लिए मैंने कुछ पैसे खर्च किए होंगे, अपने खुद के इलाज के लिए पैसे कुछ खर्च किए होंगे, किसी चैरिटी में पैसा दिया होगा। बहुत सारी ऐसी चैरिटीज़ है जहाँ पर आप 100% दान दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को 50,000 रुपये दिए, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 20 लाख रुपए हैं सालाना
और आपने 20 लाख रुपए हैं और 50,000 आपने किसी ऐसी चैरिटी में दिए हैं या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं या फिर नेचर जो राष्ट्रीय आपदा होती है उसमें आपने डाले हैं, आर्मी के कुछ डोनेशंस के फंड्स होते हैं उसमें डाले हैं, भारतीय सेना के। तो ऐसे जो सिलेक्टेड जो चैरिटीज़ होती है उसमें क्या है कि जितना पैसा हम डोनेट करते हैं वो सारा के सारा टैक्स फ्री होता है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अगर आपने वो पैसा उनको दिया है और आपका 1 लाख रुपए टैक्स कटा है तो सीधा फ्लैट आपका 50,000 तो उसी में से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो अभी हमारी केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं कन्फर्म पर क्लिक कर लेता हूँ और आगे बढ़ लेता हूँ क्योंकि आगे हमको अभी डिडक्शंस डालना है। तो ये मेरी 2 टैब क्लियर हो गई है, ये और ये। अब तीसरी टैब हमारी इनेबल हो गई है। यहाँ पर आपको डिडक्शंस डालना है। डिडक्शंस यहाँ पर मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए एक में है, 50,000 एक में है और 60,000 आप हाउस रेंट में ले सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप अपने सीनियर सिटीजन मदर फादर के ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स के साथ में। और आप अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। अगर आपने और भी कोई इंश्योरेंस वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने वो की हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है उनमें भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपये तक की छूट उसमें भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। मैं टोटल डिडक्शंस पर क्लिक कर लेता हूँ। वीडियो लंबी हो रही हैं और आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको अपनी ITR को बिल्कुल क्लियर फाइल करना है तो। यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं, हम क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस आता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन सारे के सारे ओके। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ATC को फाइंड करना होगा। ATC आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ATC से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे और आपको ATC दिखाई देगा और वहाँ पर आप देखिए ATC यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए यहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको ATC दिखाऊंगा, उसके बाद आपका यहाँ पर हाउस रेंट का कॉलम ये है, उस कॉलम में आप हाउस रेंट डाल सकते हैं। उसके बाद आप मेडिकल ट्रीटमेंट अपने मदर फादर के लिए 80DDB में डाल सकते हैं। उसके बाद आप पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तो आप यहाँ पर भी आपको छूट मिलती है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में। उसके बाद ये मेडिकल के लिए है। उसके बाद ये है आपका हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन भी छूट होता है, उसका जो इंटरेस्ट है। उसके बाद रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी ख़रीदी है अपने रहने के लिए, यानी कि होम लोन एक तरह से लिया है आपने तो उसमें भी आपको यहाँ पर इस कॉलम में छूट मिलती है। वैसे होम लोन का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ पर फाइल करना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने ली है तो यहाँ पर भी आपको छूट मिलती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। ATEEB में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसका जो जितना भी एक वहाँ पर एक एलिजिबल अमाउंट है, एक लिमिटेड अमाउंट, तो उतने रुपए तक का आपका टैक्स बचेगा। आपने डोनेशन दिया है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है यानी फिर उसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से है। किसी में 25% छूट है, किसी में 50 है तो किसी में 100 है। तो वो ATG में आप डाल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन देते हैं तो मेरे हिसाब से 100% आपको टैक्स में छूट मिलती है। ATGGA है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से 10,000 या 5,000 रुपये तक आप डोनेट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि चैरिटी में अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैश दे रहे हो। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ देना होगा कि हाँ आपने वो इतना पैसा दिया है। आपको पैन कार्ड जो गेनर है यानी कि जिस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका पैन कार्ड नंबर और बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स है वो डालने होते हैं तभी मिलती है। मतलब ऐसे सट्टे में नहीं मिलता है कि हाँ मैंने फलानी इंस्टीट्यूट में 30,000 रुपये दे दिए तो 30,000 रुपये आप डालेंगे यहाँ पर छूट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रूफ देना होता है। फ़िलहाल मैं ATC पर डालूँगा। यहाँ पर आपकी लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC आपके पास अगर है, आपकी सुकन्या योजना में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है तो वो आपका अगर फ़ंड कट रहा है, जैसे कि मेरा सालाना फ़ंड कटता है
1,50,000 रुपये तक यहाँ पर छूट मिलती है। मेरा वैसे जो डिडक्शन है, जो फंडिंग होती है मेरी, वो 1,50,000 से ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर छूट 1,50,000 तक ही मिलती है। तो इसीलिए मैं 1,50,000 ही यहाँ पर डालूँगा। वैसे है तो मेरा बहुत, मैं 1,80 तो मेरा फ्लैट है वैसे, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 1,50,000 ही छूट मिलती है, तो फालतू कैलकुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से वार्निंग आती है, तो वार्निंग को डरिए मत, एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करेंगे तो वार्निंग हट जाती है। अगर नहीं भी हटेगी तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वो चला जाएगा। अब आपने मेरा में 6,28,000 रुपये था, जिसके ऊपर 1,28,000 रुपये पर टैक्स लगना था, लेकिन 1,50,000 तो मेरा क्या हुआ है, ETC में ही चला गया है। लेकिन अभी मैंने हाउस रेंट भी डालना है, मदर फादर के इलाज का पैसा भी डालना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी फिलअप करनी है, वो चीज़ें मैं अभी यहाँ पर करूँगा। अगर इसी में रिफ़ंड हो जाता है तो देखता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। अगर इसमें रिफ़ंड नहीं होता है तो मुझे और हाउस रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें डालनी होगी। और यहाँ पर टैक्स पेड में कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जो भी डिडक्शंस आपके हैं वहाँ पर आप डाल दीजिएगा और उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स है। फॉर्म 16 में मेरे क्या दिखा रहा है कि मैंने एक्चुअली मेरा टैक्स कटा है कितना, आप फॉर्म 16 में देखिएगा तो मेरा टैक्स कटा है 21,370 रुपये, लेकिन यहाँ पर देखिए 21,370 रुपये नहीं दिखा रहा है। ये जो टैब है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बार बैक जाता हूँ और आपको बता देता हूँ। मैं एक बार बैक गया हूँ, बैक जाने के बाद देखिए मेरा जो इनकम टैक्स कटा है वो एक्चुअली कटा है 21,370 रुपये, लेकिन इस टैक्स पेड नाम की जो टैब है उसमें सिर्फ 13,554 ही दिखा रहा है। तो इस हिसाब से मैं कितना भी डिडक्शंस डालूँ मुझे इतना ही टैक्स रिफंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है। कहाँ पर मिस्टेक्स है? इसी टैब पर क्लिक करेंगे आप। इसकी स्पेशल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पर भी देखती जाइए आपको किस तरह से ये वेरिएशन है ये क्लियर करना है। इसी टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो अंदर वाला जो रूप है वो दिखाई देगा, यानी कि अंदर वाले जो फॉर्म है वो दिखाई देंगे। इस तरह से ये अंदर वाले फॉर्म आपको दिखाई देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट डाल नहीं सकते, कोई भी करेक्शन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको शो डिटेल पर क्लिक करना होगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स कितना काटा है फॉर्म 16 में दिखाई देता है। फॉर्म 16 में जो अमाउंट है वही अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी होती है। ये देखिए मेरे एम्प्लॉयर का जो डेटा है वो दिख रहा है, यहाँ पर चेक बॉक्स आपको दिख रहा है। इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको चेक करना है और चेक करने के बाद आप यहाँ पर एडिट बटन को देख सकते हैं। उस एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद ही आप अमाउंट डाल सकते हैं। देखिए अभी मेरा ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरीज, ये भी अमाउंट गलत है। ये अमाउंट क्यों गलत है आप फॉर्म 16 पर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके आपका जो फॉर्म 16 है उसकी जो 12 नंबर लाइन है टोटल टैक्सेबल इनकम, 12 नंबर लाइन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर उसमें सब लाइन्स है ABCD, इस तरह से जो 12 नंबर है उस 12 नंबर में लिखा है टोटल टैक्सेबल इनकम। उस टोटल टैक्सेबल इनकम में जितना पैसा है उतना पैसा यहाँ पर डालिए, ठीक है। तभी आपका सही ITR भरा जाएगा, नहीं तो ITR में क्वेरीज लग सकती है बाद में और रिटर्न आ सकता है और आपको क्या करना, रिवाइज करना पड़ सकता है। 540,240 टोटल टैक्सेबल इनकम, 540,240 ये अमाउंट है उसमें लिखी हुई, वो अमाउंट डालेंगे यहाँ पर। मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम इतने रुपए पे आपका टैक्स लग गया है, ये उनका कहना है, ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो टैक्स कितना लगा है 20,548 रुपये, लेकिन आपने पे कितना किया है 21,370 रुपये। तो यहाँ पर मैं 21,370 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपको मिलता है कॉलम नंबर 20 में। एक तो कॉलम नंबर 12 में 12 में जो अमाउंट है टैक्सेबल इनकम वो आप यहाँ पर डालेंगे, और 20 नंबर लाइन में जो अमाउंट लिखी है जो लास्ट में टोटल में 21,370 मेरे इसमें दिख रही है, वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 21,370 रुपये मेरा पूरा के पूरा टैक्स रिफंड होगा, जो कि थोड़ी देर पहले कितना था। यहाँ पर फिर से आप कंफर्म करेंगे
और कंफर्म करने के बाद आपकी ये टैब भी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पहले 13,000 रुपये था, अब करेक्ट होके वो 21,749 आ गया है, 21,749 रुपये यहाँ पर वो आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब कोई आपको ना क्वेरी आएगी और ना कोई आपकी मिस्टेक्स होगी। यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ लास्ट नंबर टैब में क्लिक करते हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। लायबिलिटीज़ मतलब होती है देनदारी। जब आपका टैक्स पहले ही कट चुका है तो आपको लायबिलिटीज़ में 0 ही आना चाहिए और 0 आता भी है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है तो वो प्रॉब्लम है, उसको आपको करेक्ट करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उसी कंडीशन में 0 आएगा आपने टैक्स पहले पे किया होगा। तो अगर आपने टैक्स भी नहीं दिया है और आपकी लायबिलिटीज़ बन रही हैं तो वो 0 नहीं आ सकती भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से कंफर्म करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारे सामने ये 5 के पाँचों टैब जब भरी जाती हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो पहली वाली स्टेज है हमारी कंप्लीट होती है। जैसे आप इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वाली जो स्टेज है ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद 21,750 रुपये मेरे अकाउंट में अभी रिफंड होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म 16 में जितना है उतना ही आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया है। मुझे लग रहा है मेरा जो TDS कटा है वो जो TDS भी इसमें ऐड हो गया है। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे का पूरा के पूरा फॉर्म भी सामने आता है और प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो प्लेस है यानी कि आपकी IP एड्रेस है, ठीक है। ये देखिए आपकी IP एड्रेस भी चली गई है। उसके बाद आपका नाम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये जो आपका जो रेडियो बटन है इस बटन पर क्लिक करेंगे, इसे चेक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसे चेक करेंगे तो ये जो प्रोसीड टू प्रीव्यू ये बटन खुल जाती हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा के पूरा फॉर्म दिखाई देता है और उस फॉर्म में आप देखिए कहाँ पर मिस्टेक्स है या नहीं है। तो उस फॉर्म को एक बार रिवाइज करिए, खुद ही देखिए आपने क्या क्या फाइल किया था। पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब एक बार वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेज आपकी थी शुरू में। एक तो था आपका वैलिडेट रिटर्न्स और उसके बाद कंफर्म का वाला टैब और दूसरा था वेरीफाई एंड वैलिडेशन का वेरीफाई एंड सबमिट का, ठीक है। तो 2 हो गई है। वेरीफाई एंड सबमिट बहुत इजी है। एक बार आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है तो आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आप आधार कार्ड की तरह मदद से उसको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आधार कार्ड में OTP आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके आधार कार्ड से हैं, इंटरनेट बैंकिंग से है, उसके बाद डीमैट अकाउंट से वगैरह से है, लेकिन सबसे आसान तरीका आधार कार्ड से। देखिए बहुत सिंपल है। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना चाहिए जहाँ पर OTP आएगा। यहाँ पर एक बार आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, OTP आ गया है। OTP जैसे ही आप डालेंगे बहुत ही सिंपल है, OTP तुरंत आ जाता है अगर आपका सब कुछ अपडेट है। तो OTP जैसे आ गया है मैंने डाल दिया। वेरीफाई पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा ITR वेरीफाई हो गया है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अभी मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं और ये तुरंत सबमिट हो जाएगा। और जैसे ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल एंड वेरीफाई यूर ITR। उसके बाद हमारा काम ख़त्म है। और जब आपको देखना है तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस है। पहले आपने ITR को फाइल किया, फिर सबमिट किया, अब प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। ये 3 नंबर प्रोसेसिंग है और 4 नंबर में है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब यहाँ का भी टिक जो है लग जाएगा तो अपना जो ITR है वो CPC में चला जाएगा और वहाँ से बैंक में चला जाएगा और बैंक से फिर हमारे अकाउंट में डिस्पर्स हो जाएगा। तो यही है, बहुत सिंपल है। आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार गलत हो गया है तो दोबारा उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार, कितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो इसी तरीके से आप अपने ITR को फाइल करें और सबमिट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।